दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, तो शायद आपके जवाब अलग अलग होंगे। कोई कहेगा मजबूत सेना, कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा टेक्नोलॉजी। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों ने एक और चीज को सबसे ज्यादा जरूरी माना है, सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहां सत्ता सिर्फ एक इंसान के हाथ में ना हो, जहां जनता सवाल पूछ सके, जहां सरकार को जवाब देना पड़े और जहां देश किसी राजा या तानाशाह की मर्जी से नहीं बल्कि कानून से चले। इस सिस्टम को हम कहते हैं डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। और यही वजह है कि भारत को अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन आज के समय में इस आधुनिक दौर में एक बड़ा सवाल तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है कि क्या सच में लोकतंत्र भारत के लिए सही है। कई लोग कहते हैं कि भारत बहुत स्लो देश है, यहाँ हर काम में सालों लग जाते हैं। सड़कें बनानी हो, कोई नया कानून लाना हो या किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लागू करना हो, हर जगह राजनीतिक विरोध प्रदर्शन, लंबी बहसें और चुनाव बीच में आ जाते हैं। लोगों को कहना है कि अगर देश में एक सख्त और ताकतवर शासक हो जो बिना किसी बहस के, बिना किसी राजनीतिक दबाव को सीधे फैसले ले सके, तो शायद भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। ऐसी सोच रखने वाले लोग अक्सर चीन के एग्जाम्पल देते हैं। वे कहते हैं कि वहाँ न रोज टीवी डिबेट्स होती है, न हर सरकारी फैसलों पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होते हैं। वहाँ की सरकारें जो तय करती है वही पलक झपकते जमीन पर तेजी से लागू हो जाता है। इसी वजह से चीन कुछ ही दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और मिलिट्री ताकतों में शामिल हो गया। कुछ लोग सिंगापुर के एग्जाम्पल देते हैं, एक छोटा सा देश जो कभी बेहद गरीब था, जहाँ झुग्गियां थी, भारी बेरोजगारी थी, प्राकृतिक संसाधन बहुत कम थे, लेकिन फिर वहाँ एक मजबूत नेतृत्व आया और कुछ ही दशकों के अंदर वही देश दुनिया के सबसे अमीर और विकसित देशों में गिना जाने लगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र विकास में रुकावट बनता है? क्या एक तानाशाह देश को ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत में भी एक मजबूत और सख्त शासक आ जाए तो क्या भारत वाकई एक सुपर पावर बन सकता है? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही आसान नहीं है, क्योंकि इतिहास हमें सिर्फ सफल तानाशाहों की कहानी नहीं बताता। इतिहास हमें यह भी बताता है कि जब सत्ता एक इंसान के हाथ में पूरी तरह चली जाती है, तब देश के साथ क्या क्या भयानक चीजें हो सकती है। दोस्तों, इस बहस में आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर लोकतंत्र आया कहां से। आज से करीब 2500 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में फिर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, तब प्राचीन ग्रीस के कुछ शहरों में, विशेषकर एथेंस में, एक अलग और अनोखा प्रयोग शुरू हुआ। वहां पहली बार इतिहास में आम लोगों को यह अधिकार दिया गया कि वे शासन से जुड़े फैसलों में सीधे हिस्सा ले सकें। यहीं से डेमोक्रेसी शब्द पैदा हुआ। ग्रीक भाषा में डेमोस का मतलब होता है लोग और केट्रोस का मतलब होता है शासन, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो जनता का शासन। हालांकि उस समय का लोकतंत्र आज जैसा विकसित नहीं था। तब महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, समाज के गुलामों को नागरिक ही नहीं माना जाता था। लेकिन फिर भी यह दुनिया के लिए एक क्रांतिकारी और नया विचार था कि सत्ता किसी राजा की बकौती नहीं, ये निजी संपत्ति नहीं है। समय के साथ यह विचार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलता गया। लेकिन इतिहास का एक कड़वा सच यह भी है कि ज्यादातर समय दुनिया पर लोकतंत्र नहीं बल्कि पूर्ण तानाशाही का ही शासन रहा है। मिस्र के फराओ, रोम के शक्तिशाली सम्राट, भारत के मुगल बादशाह और यूरोप के राजा, दुनिया के लगभग हर बड़े और ऐतिहासिक साम्राज्य में सत्ता हमेशा कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थी। और कई बार इतिहास में यह केंद्रीकृत व्यवस्था बहुत प्रभावशाली भी दिखाई देती थी, क्योंकि जब फैसले लेने वाला सिर्फ एक व्यक्ति हो तब निर्णय बहुत जल्दी लिए जाते हैं। कोई विरोध नहीं होता, फाइलें अटकती नहीं और पूरा सिस्टम तेजी से काम करता दिखाई देता है। लेकिन यहीं पर इसी तेज गति के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा होता है। अगर वही एक इंसान गलत निकला तो उसका लिया हुआ एक फैसला पूरे देश को तबाह कर देता है और पूरा देश उसकी गलती की कीमत चुकाता है। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ सत्ता बटी हुई होती है। यहाँ सरकार के ऊपर अदालत होती है, अदालत के ऊपर देश का पवित्र संविधान होता है, मीडिया खुलकर सवाल पूछ सकता है और सबसे बड़ी बात, जनता हर 5 साल में चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है। यानी लोकतंत्र में कोई भी इंसान इतना ताकतवर नहीं बन सकता कि पूरे देश से ही उसके हिसाब से चलने लगे। लेकिन कई लोगों को यही चीज लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी लगती है। वे कहते हैं कि लोकतंत्र में बहुत ज्यादा बहसें होती है, हर छोटे बड़े फैसले पर गंदी राजनीति शुरू हो जाती है, विपक्ष हर अच्छी चीज का भी सिर्फ विरोध के लिए
विरोध करता है। मीडिया चौबीसों घंटे सरकार को घेरता रहता है। अदालतें लंबे समय तक फैसले और प्रोजेक्ट्स को रोक देती है और आखिर में इस पूरी खींचतान में विकास की गति बेहद धीमी हो जाती है। अब अगर हम अपने देश भारत को देखें तो यह सोच लोगों के मन में और ज्यादा मजबूत हो जाती है। भारत में आज भी ट्रैफिक की गंभीर समस्याएं हैं, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार है और प्रशासनिक लापरवाही साफ दिखाई देती है। कई बार देश में बड़े बड़े हादसे होते हैं लेकिन किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। कभी अचानक करोड़ों की लागत से बना पुल भरभरा कर गिर जाता है, कभी अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से मासूम जान गंवा देते हैं, तो कभी खराब और घटिया निर्माण की वजह से बेकसूर लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और तब उस गुस्से के क्षण में आम लोगों को लगता है कि शायद इस पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम में बहुत ज्यादा ढील है। शायद देश को अब एक ऐसे सख्त शासक की जरूरत है जो डंडे के दम पर काम करे, जो भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत नौकरी से निकाल कर जेल में डाले, जो भ्रष्टाचार को सिर्फ और सिर्फ डर के जरिए खत्म कर दे। यहीं से समाज के भीतर एक स्ट्रॉन्ग लीडर की मांग पैदा होती है। लेकिन इतिहास हमें चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर और एक क्रूर तानाशाह के बीच की दूरी बहुत कम होती है। शुरुआत में हर तानाशाह खुद को देश का मसीहा और रक्षक ही बताता है। वह जनता के बीच आकर कहता है कि पुराना सिस्टम कमजोर हो चुका है, देश अंदरूनी और बाहरी खतरों में है, मौजूदा राजनीति पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है और अब सिर्फ एक मजबूत, सख्त और निडर नेतृत्व की इस देश को बचा सकता है। इतिहास में यह खतरनाक पैटर्न बार बार हर सदी में दिखाई देता है। दोस्तों, आइए सबसे पहले रोम का उदाहरण लेते हैं। एक समय में रोम में भी बेहतरीन लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसी प्रणाली थी। वहाँ बाकायदा एक शक्तिशाली सीनेट थी, लिखित कानून थे और सत्ता पूरी तरह से किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं थी। लेकिन फिर वहाँ एक बेहद लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी सैन्य नेता उभरा, जूलियस सीजर। सीजर आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय था। उसने सेना का पूरा समर्थन हासिल किया, आम लोगों से सीधा और लोक लुभावन संपर्क बनाया। उसने खुद को हमेशा देश के हित में और सिस्टम के खिलाफ काम करने वाला इकलौता नेता बताया। धीरे धीरे रोम के लोग वहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाओं से ज्यादा उस व्यक्ति यानी जूलियस सीजर पर अंधा भरोसा करने लगे। यहीं से रोमन लोकतंत्र के पतन का बदलाव शुरू हुआ। सीजर ने लोकतंत्र को एक झटके में सीधे खत्म नहीं किया, उसने बस धीरे धीरे बहुत चालाकी से लोकतांत्रिक सिस्टम को अंदर से कमजोर करना शुरू किया। उसने अपने वफादार समर्थकों को ऊंचे पदों और सत्ता में बैठाया, अपने तमाम राजनीतिक विरोधियों को किनारे लगा दिया, फैसलों को सीनेट के दरकिनार करके तेजी से लागू करना शुरू किया। शुरुआत में रोम के लोग बहुत खुश थे, हालांकि उन्हें लग रहा था कि अब काम तेजी से हो रहा, जो पहले सालों तक अटका रहता था। लेकिन धीरे धीरे सारी ताकत संस्थाओं से निकलकर सिर्फ एक इंसान के हाथ में जमा होने लगी और आखिरकार 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने खुद को रोम का आजीवन तानाशाह घोषित कर दिया। अब उसे लोकतांत्रिक तरीके से हटाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लोकतंत्र बाहर से अभी भी मौजूद दिखाई दे रहा था, चुनाव के नाटक हो रहे थे, लेकिन असली ताकत सिर्फ एक इंसान की मुट्ठी में जा चुकी थी। उसके बाद 20वीं सदी में दुनिया ने इसका सबसे खतरनाक और सबसे विवश एग्जाम्पल देखा, एडोल्फ हिटलर। आज जब हम हिटलर का नाम सुनते हैं तो हमें एक क्रूर निर्दयी तानाशाह याद आता है, जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बहुत कम लोग यह गहराई से सोचते हैं कि वह आखिर लोकतांत्रिक सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा कैसे। हिटलर किसी विदेशी सेना के जरिए जर्मनी पर जबरन कब्जा करके सत्ता में नहीं आया था, वह लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीत कर आया था। साल 1929 की महामंदी के बाद जर्मनी में भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। चारों तरफ भुखमरी थी, बेरोजगारी थी और जर्मन जनता भयंकर गुस्से में थी। लोगों को लग रहा था कि उनकी मौजूदा लोकतांत्रिक वाइमर सरकार बेहद कमजोर है और देश के संकट को संभाल नहीं पा रही है। हिटलर ने जनता के इसी गुस्से और हताशा का पूरा फायदा उठाया। उसने बड़े बड़े जोशीले भाषण दिए, लोगों को राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय गर्व का एक काल्पनिक सपना दिखाया, अल्पसंख्यकों और बाहरी दुश्मनों का डर पैदा किया और खुद को देश को संकट से निकालने वाला एकमात्र इकलौता मसीहा बताया। धीरे धीरे पूरी जर्मन जनता अंधी होकर उसके पीछे खड़ी होने लगी और आखिरकार 30 जनवरी 1933 को वह लोकतांत्रिक तरीके से जर्मनी का चांसलर बन गया। लेकिन असली डरावनी कहानी उसके चांसलर बनने के बाद शुरू हुई। सत्ता में आने के बाद कुछ ही दिनों बाद 27 फरवरी 1933 को जर्मन संसद की इमारत में अचानक रहस्यमय तरीके से आग लग गई। हिटलर ने इस घटना को एक राष्ट्रीय खतरा बताया और कहा कि देश को कम्युनिस्टों और गद्दारों से बचाने के लिए अब कठोर कदम उठाना
बेहद जरूरी है। इसके बाद उसने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगाना शुरू कर दी। मीडिया की स्वतंत्रता पूरी तरह खत्म कर दी, विरोधियों को ढूंढ ढूंढ कर जेलों में डाला गया और सरकार की छोटी सी आलोचना करना भी जानलेवा और खतरनाक होता गया। इसके तुरंत बाद मार्च 1933 में इन्हें बलिंग एक्ट पास करवाया गया, जिसने जर्मन संसद की सारी शक्तियां खत्म करके सीधे हिटलर के हाथों में सौंप दी और देखते ही देखते जर्मनी की लोकतंत्र और सिर्फ कब्जों में सिमट कर रह गया। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात तो यह है कि यह सब कुछ कानूनी तरीके से हुआ था। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी आयरनी है। कई बार लोकतंत्र को बाहर से आकर कोई विदेशी दुश्मन खत्म नहीं करता, बल्कि लोकतंत्र के अंदर से ही उसी की कोंख से एक ऐसा नेता पैदा हो जाता है जो धीरे धीरे पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को दीमक की तरह खाकर उस पर कब्जा कर लेता है। और जब तक आम जनता को इस बात का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस पूरे खेल में सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि प्रोपेगेंडा यानी दुष्प्रचार भी एक बहुत बड़ी और मुख्य भूमिका निभाता है। हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोएबल्स ने फिल्मों, पोस्टर्स, रेडियो भाषणों और पूरे मीडिया का इस्तेमाल करके हिटलर को एक भगवान और महान नेता की तरह पेश किया। लोगों के मन में यह धारणा 24 घंटे ठूसी गई कि देश की तमाम समस्याओं का समाधान कोई संस्था या संविधान नहीं, बल्कि सिर्फ एक मजबूत नेता ही कर सकता है। धीरे धीरे जनता के दिमाग को इस कदर कंट्रोल किया गया, उन्हें यह सब विश्वास हो गया कि निजी आजादी से ज्यादा जरूरी देश की सुरक्षा है, सरकार से सवाल पूछने से ज्यादा जरूरी देश की एकता है और लोकतंत्र के उलझावों से ज्यादा जरूरी एक ताकतवर नेतृत्व है। इसी मोड़ पर लोकतंत्र अंदर से खोखला और कमजोर होने लगता है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोटिंग मशीन का बटन दबाने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का असली मतलब है सरकार से सवाल पूछने का अधिकार, बहुमत से असहमति जताने का अधिकार, सत्ता में बैठे लोगों की खुलकर आलोचना करने का अधिकार और सबसे जरूरी शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को बदल देने का अधिकार। अगर ये बुनियादी अधिकार ही धीरे धीरे खत्म होने लगे तो चाहे देश में हर साल चुनाव होते रहे, वह सिस्टम अंदर से कभी भी लोकतांत्रिक नहीं रह जाता, वह सिर्फ एक छलावा बन जाता है। दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत जरूरी और तार्किक सवाल आता है, अगर तानाशाही या वन पार्टी सिस्टम इतना ही खतरनाक और बुरा है, तो फिर दुनिया के कुछ देश इसके बावजूद इतने सफल कैसे हुए हैं? जैसे हम फिर से चीन की बात करते हैं। यह सच है कि चीन ने पिछले कुछ दशकों में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी, चीन पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया और उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क तैयार कर लिया। यह सब कुछ बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन इस चकाचौंध वाले विकास की एक बहुत बड़ी और खौफनाक कीमत भी जो चीन के नागरिकों ने चुकाई। वहाँ का मीडिया पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है, वहाँ कोई स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं, वहाँ सरकार की नीतियों की आलोचना करना सीधे जेल जाने का रास्ता खोलता है। वहाँ इंटरनेट पूरी तरह नियंत्रित है, जहाँ आप अपनी मर्जी से सर्च भी नहीं कर सकते और सरकार के खिलाफ हल्की सी भी आवाज उठाने वाले लोगों को गायब कर दिया जाता है। यानी वहाँ विकास तो हुआ, लेकिन इंसानी आजादी और गरिमा को पूरी तरह खत्म करके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत भी चीन जैसा विकास का यह तानाशाही मॉडल अपना सकता है? जवाब है शायद कभी नहीं, क्योंकि भारत और चीन की बुनियादी बनावट में एक बहुत बड़ा और जमीन आसमान का फर्क है। चीन सांस्कृतिक रूप से काफी हद तक एक जैसा है, जहाँ एक बड़ी आबादी एक ही पहचान साझा करती है, लेकिन इसके विपरीत भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि कई संस्कृतियों, सैकड़ों भाषाओं, अनेक धर्मों और अनगिनत क्षेत्रीय पहचानों का एक खूबसूरत और जटिल मिश्रण है। यहाँ हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, अपनी संस्कृति है, हर क्षेत्र की अपनी अनूठी राजनीति है। ऐसे अत्यधिक विविध वाले देश में अगर सारी ताकत सिर्फ दिल्ली में बैठे किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी के हाथ में पूरी तरह चली जाए, तो राज्यों और समुदायों के बीच टकराव और असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे देश की अखंडता को खतरा हो सकता है। भारत जैसे विशाल देश को चलाने के लिए सिर्फ तानाशाही वाला स्पीड नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाला बैलेंसिंग चाहिए, और यही संतुलन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। यह सिस्टम थोड़ा धीमा जरूर हो सकता है, लेकिन इसमें समय समय पर खुद को सुधारने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। अगर देश की संसद कोई गलत या जन विरोधी कानून बना भी दे, तो हमारी स्वतंत्र अदालत उसे असंवैधानिक घोषित करके रोक सकती है। अगर कोई सरकार घमंडी हो जाए और खराब काम करे, तो देश की जागरूक जनता उसे अगले चुनाव में सत्ता से उखाड़ कर फेंक सकती है।
अगर मीडिया स्वतंत्र और ईमानदार हो तो वह बड़े से बड़े सरकारी भ्रष्टाचार को उजागर कर सकता है। यानी लोकतंत्र के पास खुद की गलतियों को सुधारने का एक इनबिल्ट क्षमता होती है, जबकि तानाशाही या सख्त शासन में यह खुद को सुधारने का विकल्प पूरी तरह खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ सत्ता को चुनौती देना या उसकी गलती बताना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। और इतिहास गवाह है कि जब किसी भी इंसान को बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के बहुत ज्यादा असीमित ताकत मिल जाती है तो धीरे धीरे वह पूरा सिस्टम जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस एक इंसान की सत्ता को बचाने के लिए काम करने लगता है। इसलिए शायद असली सवाल यह नहीं है कि लोकतंत्र अच्छा है या तानाशाही, असली सवाल यह है कि क्या हम एक नागरिक के तौर पर अपने लोकतंत्र को दिन ब दिन बेहतर बना पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि लोकतंत्र कोई ऐसी मशीन नहीं है जो एक बार चालू कर दी तो अपने आप हमेशा सफल होती रहेगी। उसे हर रोज सफल बनाते हैं देश के जागरूक नागरिक, देश के मजबूत और स्वतंत्र संस्थाएं, देश का निडर और निष्पक्ष मीडिया और सबसे जरूरी सरकार की आंखों में आंखें डालकर तीखे सवाल पूछने वाली देश की जनता। अगर लोग खुद को राजनीति से दूर कर लें, अगर वे देश की समस्याओं को भूलकर सिर्फ किसी एक चेहरे पर अंधा भरोसा करने लगे, अगर वे लोकतांत्रिक संस्थाओं से ज्यादा किसी एक व्यक्ति को महत्व देने लगे तो लोकतंत्र धीरे धीरे अंदर से मर जाता है और तानाशाही का जन्म होता है। और यही वजह है कि किसी भी देश में लोकतंत्र सिर्फ कागजों पर लिखे संविधान से नहीं बचता बल्कि वह उस देश के लोगों की लोकतांत्रिक सोच से बचता है। यह सच है कि हमारे भारत के सिस्टम में आज भी कई कमियां हैं, बहुत सारी बुनियादी समस्याएं हैं, प्रशासनिक स्तर पर भी भ्रष्टाचार हैं और हमारी न्याय व्यवस्था भी बहुत धीमी है। लेकिन इन तमाम कमियों के थपेड़ों के बावजूद आज भारत में सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ एक आम गरीब से गरीब इंसान भी देश की सबसे ताकतवर सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना कर सकता है। वह अपने हक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और चुनाव के दिन एक उंगली पर स्याही लगाकर बड़े से बड़े राजा या नेता को सत्ता से बेदखल कर सकता है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां आज भी लोगों के पास यह बुनियादी अधिकार भी नसीब नहीं है। इसलिए लोकतंत्र की असली ताकत उसकी परफेक्शन में नहीं बल्कि उसकी लगातार सुधार करने की अद्भुत क्षमता में छिपी होती है। और शायद यही कारण है कि इतिहास की तमाम कमियों के बावजूद लोकतंत्र आज भी मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खूबसूरत विचारों में से एक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और गहरा सवाल पैदा होता है, अगर लोकतंत्र इतना ही जरूरी और जीवन के लिए अमूल है तो फिर आज इस आधुनिक और पढ़े लिखे दौर में भी दुनिया में इतने सारे लोग रह रहकर एक स्ट्रॉन्ग लीडर या सख्त शासन की मांग क्यों करते हैं? क्यों लोग बार बार सोशल मीडिया पर यह कहते दिखाई देते हैं कि देश को अब लोकतंत्र की ढील नहीं बल्कि एक सख्त मिलिट्री शासन या डिक्टेटरशिप की जरूरत है? इसका जवाब सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि हमारे इंसानी मनोविज्ञान में छिपा हुआ है। जब किसी देश में भयंकर बेरोजगारी बढ़ती है, जब कमरतोड़ महंगाई आम लोगों की जिंदगी को दूभर और मुश्किल बना देती है, जब रोजमर्रा का भ्रष्टाचार एक आम आदमी को मानसिक रूप से परेशान करता है, जब समाज में अपराध बढ़ते दिखाई देते हैं और बहन बेटियों की असुरक्षित महसूस करती है और जब जनता को लगता है कि मौजूदा अदालती और प्रशासनिक सिस्टम इन सब को रोकने में बहुत धीमा और लाचार हो चुका है, तब आम लोगों को धैर्य जवाब दे जाता है और वे तुरंत बहुत जल्दी समाधान चाहते हैं। उन्हें लगता है कि नेताओं को अपनी बहस और संसद के विरोध प्रदर्शन में देश का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। उन्हें अचानक एक ऐसे मसीहा या नेता की तलाश होने लगती है जो बिना किसी नियम कानून की परवाह किए सीधे कठोर फैसले ले सके, जो अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के मन में खौफ और डर पैदा कर सके और जो यह भरोसा दिलाए कि अब मैं आ गया हूँ, अब सब कुछ चुटकियों में बदल जाएगा। याद रखिए, यह वह नाजुक समय होता है जब किसी भी देश का लोकतंत्र सबसे ज्यादा कमजोर और खतरे में पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र स्वभाव से धैर्य, प्रक्रिया और बातचीत मांगता है। लेकिन संकट के समय गुस्से से भरी हुई जनता धैर्य नहीं बल्कि तुरंत परिणाम चाहती है। इसलिए इतिहास में लगभग हर छोटे बड़े तानाशाह ने खुद को देश को बर्बादी से बचाने वाला बताकर ही सत्ता पर कब्जा हासिल किया है। उन्होंने कभी भी अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत में खुद को तानाशाह नहीं कहा। वो हमेशा मंचों पर आकर कहते थे, मैं इस देश को दुनिया में सबसे मजबूत बनाऊंगा, मैं एक झटके में सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, मैं इस सड़ चुके पूरे सिस्टम को अकेले सुधार दूंगा, मैं अंदरूनी और बाहरी दुश्मनों से तुम्हारे देश को बचाऊंगा। और जब देश की जनता गहरे डर, हताशा और गुस्से में होती है तब ऐसे लोक लुभावन वादे और भाषण कानों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, लोकतंत्र बनाम तानाशाही की इस गहरी और ऐतिहासिक इंसाइट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि भारत की कमियों को दूर करने के लिए हमें एक
एक सख्त शासक की जरूरत है, या फिर आप मानते हैं कि हमारी तमाम समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक मजबूत और जागरूक लोकतंत्र से ही मुमकिन है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट्स बॉक्स के जरिए जरूर लिखकर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपको इतिहास के पन्नों से निकाली गई यह प्रामाणिक और रिसर्च बेस्ड जानकारी पसंद आई हो और इसने आपकी सोच को एक नया नजरिया दिया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियो आपके सामने लाने की एक बड़ी प्रेरणा मिलती है। और इस बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार और स्टडी ग्रुप्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश का हर एक नागरिक अपने अधिकारों और इतिहास के प्रति जागरूक हो सके। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी अन्य जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।